नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के बीएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अकाउंट्स का बताया था, इसको भी फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, ताकि एक क्वेश्चन आपके 5-6 क्वेश्चन बन जाए और आप लोग एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके आए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देख लेते हैं। और वॉइस में थोड़ा आपको चेंजेस लग रहा है, क्योंकि कल से जो है मेरा थोड़ा बहुत ज्यादा फीवर है, और उसी बीच में जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के बीच जो है वीडियोस लाने का, ताकि आप लोग बेहतर एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाए। आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द मैं रिकवर हो जाऊं और आप लोग के लिए कंटिन्यू जो है वीडियोस ला पाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि मैनेजमेंट जो है कला और विज्ञान दोनों ही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका दोनों ही का बात कर रहा है? तो ऑप्शन सी में देखिए, दोनों ही लिखा गया है, कला और विज्ञान दोनों, आर्ट्स एंड साइंस बोथ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियोस को पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिएगा। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, वॉइस में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, द फोरमोस्ट नीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज। ठीक है, तो किसी भी देश के विकास के लिए, खास करके इंडिया जैसे देश के लिए, जो विकासशील देश है, उसके लिए क्या जरूरी होता है दोस्तों? एक कुशल प्रबंधन की जरूरत होता है, कुशल प्रबंध की जरूरत होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट की जो है जरूरत होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। हेनरी फॉयल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फॉयल आर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको बता दिया गया कि हेनरी फॉयल से संबंधित क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चिंता मत कीजिए, मैं इनसे संबंधित सारे डिटेल में बता देता हूं, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में नहीं छूटे। सबसे पहले याद रखिएगा, हेनरी फॉयल जो है कहां जन्म लिए थे? वो फ्रांस में। कहां पे जन्म लिए थे? हेनरी फॉयल वाज बोर्न इन फ्रांस। कहां पे दोस्तों? फ्रांस में। और कब जन्म लिए थे दोस्तों? 1841 में। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, उसके बाद और एक चीज याद रखिएगा इनके बारे में, ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। उन्होंने माइनिंग के इंजीनियरिंग में जो है डिग्री प्राप्त किया था 1860 में, और वहां पे जो है उन्होंने काम किया था एज अ कोल माइनिंग इंजीनियर के रूप में, जो है वहां पे काम भी किए थे। और 1888 में दोस्तों वो जो है प्रमोट होके मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन जाते हैं। कब दोस्तों? 1888 में जो है प्रमोट होकर वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे बनते हैं और उनके सामने जो है तो कंपनी का ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कंपनी पूरा इंसॉल्वेंसी में चली जाती है। ठीक है, कंपनी पूरा डूब जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानते दोस्तों। ठीक है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अप्लाई हिज मैनेजरियल टेक्निक्स टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड सक्सीड। तो दोस्तों वो हार नहीं मानते, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अपने मैनेजरियल टेक्निक्स के द्वारा जो है डूबे हुए कंपनी को वो बाहर निकालते हैं। ना केवल वो बाहर निकालते बल्कि उसे काफी ऊंचाई तक ले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उनके बारे में एक ही चीज कहेंगे, एक आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और जिंदगी के अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है दोस्तों। अगर अच्छा ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनसे काफी ज्यादा हम लोग को मोटिवेशन मिल सकता है हेनरी फॉयल से, कि उन्होंने जो है इतने बड़े संघर्ष वाला इनको काम मिला था, और उन्होंने अपने मैनेजरियल टेक्निक्स के द्वारा जो है कंपनी को काफी ऊंचाई तक ले गए। तो उनसे सीख ले सकते हैं कि हम लोग के पास परिस्थितियां कैसी भी हो, ठीक है, हम लोग को उसमें जो है झुकना नहीं चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए, कुछ इंप्लीमेंट करना चाहिए, और आगे एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हेनरी फॉयल से रिलेटेड जो है और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको याद रखनी चाहिए कि जब ये रिटायर हो रहे थे 30 साल बाद में, तो उन्होंने कंपनी को जो है एक लीडिंग कंपनी बना दिया था, और इन सब खूबियों के कारण ही जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं, और उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स के रूप में जाना जाता है। हेनरी फॉयल को जो है प्रबंध के सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया था क्या, कि टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल जो होता है वो अलग अलग होता है दोस्तों। और एक चीज याद रखिएगा इनसे संबंधित, कि प्रबंध के 14 सिद्धांतों को विकसित किया इन्होंने, जो प्रबंधकीय गतिविधि को करने के लिए प्रबंधकों को दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि इन्होंने कितने दिए, आपका 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट स्टडीज में। ठीक है, तो आपका 14 जो होगा यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और मैं ताकि जो जल्द से जल्द अपने को रिकवर करके और भी बेहतरीन वीडियोस आप लोग के लिए ला पाऊं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। नियोजन प्रबंध का डैश चरण है। प्लानिंग इज द
डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों प्लानिंग जो होता है आपका प्रबंध का पहला चरण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में प्रबंध है मैनेजमेंट इन इंडिया इज, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट के काम का होना दोस्तों, क्योंकि भारत जो है एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है बल्कि डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकासशील देश है। अभी इसमें जो है और भी काम करना बाकी है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो और बेहतरीन हो सके। यानी दोस्तों एकदम ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, नेसेसरी है भारत में प्रबंध का होना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है सबसे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हेनरी फॉयल के बारे में मैंने कुछ बताया उसी तरह से और एक है जिनके बारे में आपको याद रखना है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक। क्या पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, यानी द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में बताया था, अब आप लोग को क्वेश्चन दिखाई मिल रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे जानते हैं दोस्तों हम लोग, सर FW टेलर को जो है हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता कि फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स तब होता हेनरी फॉयल, लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध के जनक अगर पूछे तो क्या होगा आपका सर FW टेलर जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया यहाँ पे, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में जो लोगों को मजदूरी क्या मिलती थी, बहुत ही न्यूनतम थी उन लोगों की मजदूरी, यानी न्यूनतम मिनिमम जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया है, नियुक्तिकरण है स्टाफिंग इज, ठीक है। तो यहाँ पे नियुक्तिकरण में जो है आप क्या देखते हैं, नियुक्तिकरण संगठन का एक भाग है। उसके बाद ऑप्शन 2 दिया गया है कर्मचारी प्रबंध का कार्य, यानी फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ये भी सही है। प्रबंध का कार्य फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी सही है, ठीक है। इन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका नियुक्तिकरण का होना जरूरी है, तो ऑप्शन डी जो बिल्कुल हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को बोला क्या गया था और हम लोगों ने आंसर आखिर यही टिक आउट क्यों किया, यानी कुशल और अनुभवी प्रबंधकों द्वारा जो है प्रबंध के सिद्धांतों को क्या किया जाता है, रचना किया जाता है। जो एक्चुअली में जो काम को किए हैं, जो अनुभव किए हैं, वही जो है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने हेनरी फॉयल को जाना और FW टेलर के बारे में जाना, ठीक है। उन्होंने उस चीज को वाकई जो है इंप्लीमेंट किया था, देखा और उस चीज को अनुभव किया, उस चीज को लोगों के बीच तब जाके उन्होंने रखा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग देख के ही समझ गए 11 नंबर का, वी ऑलरेडी नो दैट द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज सर FW टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध का जो है पिता जो है किसे कहा जाता है, FW टेलर को कहा जाता है। उन्होंने जो है वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में कब बताया था दोस्तों, 1913 जो होगा आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के डैश होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पूछा गया है इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या होना अति आवश्यक है पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इफेक्टिव डेलीगेशन का मतलब होता है अपने अधिकार को जो है क्या करना, लोगों के बीच बांटना, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑथोरिटी अधिकार जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, नियोजन होता है प्लानिंग इज। तो प्लानिंग जो होता है दोस्तों कब होता है, प्लानिंग हम लोग किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले करते हैं। जैसे आपको कहीं घूमने जाना भी है तो उस चीज को लेकर क्या आप एट ए टाइम करते हैं डिसीजन, नहीं, बल्कि उसके लिए आप 3-4 दिन पहले जो है प्लानिंग करते हैं, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या कहाँ घूमना है, इस सारी चीजों का आप लोग जो है पहले डिसीजन करके प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं प्रबंधन में जो है प्लानिंग कब होता है, तो प्लानिंग जो होता है कब के लिए होता है, भविष्य के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं। तो प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा प्रबंधन के जो है आपका 3 स्तर होते हैं। प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं दोस्तों, प्रबंधन के जो है आपका 3 स्तर होते हैं। यहाँ पे आप एक फिगर के थ्रू से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लेवल, मिडिल को बोलते हैं आपका मिडिल लेवल, और उसके बाद वो सबसे ऊपर वाला जो है आपका ये टॉप लेवल होता है, ठीक है। तो प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं दोस्तों, लोअर लेवल निम्न स्तर, मिडिल लेवल मध्य स्तर और आपका
टॉप लेवल यानी उच्च स्तर। तो प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं दोस्तों? 3 स्तर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, एक अच्छी योजना होती है, अ गुड प्लान इज, ठीक है। तो ये एक अच्छी योजना कैसी होनी चाहिए दोस्तों? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी योजना, एक गुड प्लान जो है माना जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अकाउंटेंसी में बताया था, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा और घुमा के पूछा भी गया था, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान से सुनिए बात को। पहला दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या केंद्रीकरण का तात्पर्य क्या है? सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, सबसे पहले तो समझना है जरूरी कि आखिर सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन में जितना काम है उसका अधिकार जब केवल एक व्यक्ति के पास होता है, जितना भी काम है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका केवल अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, बाकी जितने भी काम है उसका डिसीजन केवल एक व्यक्ति लेता है, अपने पास अधिकार रखता है, सारा अधिकार अपने पास रखता है। तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में घुमा के क्या पूछा जाएगा? सेंट्रलाइजेशन नहीं देके आपको दिया जा सकता है क्या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन इसको उल्टा जस्ट होता है विकेंद्रीकरण। जब हम क्या करते हैं, अपने अधिकार को अपने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि लोगों को योग्यता के अनुसार उन्हें काम को बांट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या? डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको केंद्रीकरण पूछा गया है, सेंट्रलाइजेशन किया गया है, तो आप समझ चुके हैं जब कोई व्यक्ति सभी अधिकार अपने पास रखता है तो उसे हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कहां पे होना चाहिए? आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्णय लेने में अधिकार को सुरक्षित रखना, अपने पास जो है निर्णय लेने का सभी अधिकार को क्या करके रखना? सुरक्षित करके रखना, उसी को हम कहते हैं केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिर से पूछा गया वही क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया हेनरी फॉयल से रिलेटेड बहुत सारी चीज। तो पूछा गया हेनरी फॉयल का जन्म हुआ था, हेनरी फॉयल वाज बोर्न इन, कहां पे उनका जन्म हुआ था? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, नियोजन में शामिल है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है। तो प्लानिंग जो है इन्वॉल्व क्या क्या करता है दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना चाहिए, प्लानिंग जो है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सभी चीज हम लोग प्लानिंग करते वक्त ही सारा चीज का डिसीजन लेते हैं। यानी यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो होगा आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डेलीगेशन कैन बी डन, तो मैंने क्या बताया कि जब हम अपने काम का भार या अधिकार दूसरे को दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं भारपण यानी डेलीगेशन कहते हैं, ठीक है। भारपण यानी डेलीगेशन उसी को कहते हैं जब हम अपना भार या अधिकार क्या करते हैं, दूसरों को दे देते हैं, तो उसे हम लोग डेलीगेशन कहते हैं। दोस्तों क्या देते हैं लोगों को भारपण में यानी डेलीगेशन में? क्या देते हैं? दूसरों को अपना अधिकार देते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा अधिकार जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? नियुक्तिकरण क्या है, स्टाफिंग क्या है? तो दोस्तों आवश्यकता के अनुसार लोगों को कार्य पर लगाना ही क्या होता है? नियुक्तिकरण होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे देख सकते हैं, पूछा गया है कि प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध विश्लेषण है। तो वैज्ञानिक प्रबंध विश्लेषण पूछा गया है, आपका एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा गया है। तो कितना परसेंट होता है दोस्तों? 75% होता है, याद रखिएगा। अगर सामान्य सूझबूझ की बात करते हैं तो वो होता है 25%, लेकिन यहाँ पे आपका विश्लेषण पूछा गया है तो आपका ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा, 75%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? संगठन स्वतः निर्मित होता है, डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है, डैश ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा अनौपचारिक, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कहते हैं, जो स्वतः निर्मित होता है उसको कैसा संगठन कहते हैं? अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है दोस्तों। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सोपान श्रृंखला का अनुकरण नहीं करता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपका स्केलर चेन को ये बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते, यानी जो डिसिप्लिन को जो है मैनेजमेंट का वो नहीं मानता, उसको हम कहते हैं अनौपचारिक संगठन। क्या कहते हैं उसको? अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट
एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 25 का बिल्कुल दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि निम्न में से किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का ऑप्शन बी जो होगा गोपनीय कार्य। ठीक है, तो गोपनीय कार्य में जो है अधिकार का हस्तांतरण बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, सीक्रेट वर्क के लिए हम लोग जो है अपना अधिकार का हस्तांतरण कभी भी नहीं करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते क्या पूछा गया है। नीति निर्धारण कार्य है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर और भी बेहतरीन वीडियोस आप लोग के लिए ला सकूं। ठीक है, नीति निर्धारण का कार्य है पॉलिसी ऑफ डिटर्मिनेशन इज अ वर्क ऑफ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पॉलिसी डिटर्मिनेशन का बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पॉलिसी डिटर्मिनेशन जो है आपका कहाँ पे किया जाता है, हाई लेवल पे। कहाँ पे किया जाता है, आपका सबसे टॉप लेवल जो होता है यानी हाई लेवल जो होता है उसमें आपका पॉलिसी का जो है डिटर्मिनेशन किया जाता है, नीति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। संगठन के जीवन में भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी बार भर्ती होती है ये पूछा गया है। तो जब जब पद रिक्त होता है, जब जब पद खाली होता है तब तब भर्ती किया जाता है। इसका कोई भी आपका टाइम फिक्स्ड नहीं होता है, जब आवश्यकता पड़ेगी तभी जो आपका भर्ती भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो होता है कब होता है, कंटिन्यूअसली होता है। अगर मेरा साल भर में पद रिक्त नहीं होता है तो साल भर नियुक्ति नहीं होगी। अगर महीना 2 महीना में एक पद खाली हो जाता है तो उसी महीने 2 महीने में आपका जो है आपका नियुक्ति होते रहेगा। तो दोस्तों ये जो है प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो यहाँ पे निरंतर जो होगा, कंटिन्यूअस जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते क्या पूछा गया, निम्न में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है। Which of the following is not limitation of planning। तो नहीं पूछा गया दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रभावी नियंत्रण में सहायक। ठीक है, ऑप्शन जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने दिए गए हैं वो सभी जो है आपका क्या है, उसका एलिमेंट में आता है आपका प्लानिंग के, लेकिन इसको छोड़ करके, किसको, ऑप्शन सी को छोड़ करके। ठीक है, नहीं पूछा गया था इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज क्या इन्वॉल्व करता है, तो मानव संसाधन प्रबंधन में नियोजन, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, आपका हस्तांतरण, निष्पादन, मूल्यांकन, इन सभी चीज को जो है आपका शामिल किया जाता है। इन द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर्स, परफॉर्मेंस, आपका एवोल्यूशन, ये सभी चीज को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो जो ऑप्शन देख पा रहे हो वो सभी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं 31 पे पूछा गया है, प्रभावी भरापण के लिए क्या आवश्यक है। तो व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन। तो क्या होता है जरूरी इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया गया है ये जो है सभी करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका पहला दिया गया है क्या कि संपर्क की सुविधा ये भी करेक्ट है। उसके बाद दिया गया सहयोग तथा समन्वय का वातावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी सही है। अधिकारों का स्पष्टीकरण, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी जो है जरूरी होता है, आपका प्रभावी भरापरण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया, मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको इससे रिलेटेड भी बता दिया है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ सभी ऑप्शन सही है, केवल ऑप्शन सी को छोड़ करके। क्यों दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा गया, इसलिए हम लोगों ने संपूर्ण को ही क्यों टिक आउट किया, क्योंकि संपूर्ण होने से दोस्तों आगे चल के क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट बनता, नहीं बनता। यानी जो है आपका प्रबंध के सिद्धांत जो है क्या संपूर्ण कभी भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डेली एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ ना कुछ इसके सिद्धांत नए आते रहते हैं। ठीक है, नंबर 34 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं प्रशिक्षण की विधि है। तो प्रशिक्षण की विधियां क्या है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर यहाँ पे पूछा गया है। तो 34 का जो है दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा,
क्योंकि प्रशिक्षण की विधि में जो है कार्य की बदली प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, कार्य पर प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षु का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी चीज करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया 35 पे देख सकते हैं, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, एम्प्लॉयज ऑफ ट्रेनिंग इज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 35 का जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आवश्यक जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग देंगे तभी वो कार्य का अनुभव करेंगे और बेहतर रूप से आगे हम लोग के कंपनी में क्या कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो, वहां बेहतर तरीके से वो काम को समझ के कर सकते हैं। इसलिए जो है एम्प्लॉय का ट्रेनिंग होना क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे देख सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर हस्तांतरण को डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया शिफ्टिंग, हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई मोनू नाम का लड़का है जो लो लेवल पे काम करता था, ठीक है, उसको जो है हम क्या किए, लो लेवल से सीधा टॉप लेवल के काम में उनके काम को देखते हुए उसे हम क्या किए, प्रमोट कर दिए। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। क्या करता है, प्रमोशन कहलाता है, पदोन्नति कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, नियुक्तिकरण डैश का उत्तरदायित्व है, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा 37 का जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका डी, ठीक है। क्यों दोस्तों, कि नियुक्तिकरण में प्रबंध के 3 स्तर पर यानी लोगों की जरूरत होती है, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन सभी जगह पर जरूरत होती है, यानी दोस्तों सभी जगह जो है स्टाफिंग होता है। तो आपका लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, इन सभी जगह पर जो है आपका नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया 38 पे देख सकते हैं, विकास का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विकास के उद्देश्य में जो है दोस्तों योग्यता में वृद्धि होती है, इंक्रीज द कैपेसिटी, श्रेष्ठ निष्पादन होता है, बेटर परफॉर्मेंस होता है, पदोन्नति का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन भी जो है आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा गया है, क्विंज और ऑर्डिनल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है, अकॉर्डिंग टू क्विंज एंड ऑर्डिनल देयर आर डैश स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो कितना होगा दोस्तों, आपका 5 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका ऑर्गेनाइजेशन का केवल पूछा जाता तो आप 8 कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्विंज और ऑर्डिनल के अनुसार दोस्तों जो है आपका 5 ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है, ये इनका 5 स्टेप ही है, इन्होंने जो है बताया था। उसके बाद दोस्तों लास्ट आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है कि नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम कौन सा है। तो दोस्तों अंतिम कदम पूछा गया है, तो अंतिम कदम में जो है आपका क्या होता है, अनुवर्तन जो होता है, ये करेक्ट होगा, फॉलो अप जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कहीं भी आप लोगों को असुविधा हुई है, इसके लिए आप सबके बीच में माफी मांगना चाहता हूँ। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।